बेसहारा बच्चों का भविष्य अब बनेगा उज्जवल। निशानदेही कर स्कूल भेजने की हो रही तैयारी। जम्मू जिला प्रशासन ने शुरू की बड़ी मुहिम। वन विभाग को मिली एक और बड़ी सफलता। लखनपुर में अनिर्मित बैट से भरा ट्रक जब्त। प्रतिबंध के बावजूद किया जा रहा निर्यात। सुरनकोट के बैरगांव के लोग खुद बना रहे सड़क। सुनवाई न होने पर प्रशासन को दिखाया आईना। जूते चप्पल घिसाने के बावजूद नहीं हुई सुनवाई। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। शुरुआत खबरों की करते हैं। जम्मू जिले की सड़कों पर घूमने वाले बेसहारा बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए प्रशासन ने मुहिम छेड़ दी है। इन बच्चों के पुनर्वास के लिए जिला प्रशासन ने फैसला लेते हुए इनकी सूची बनाने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। विशेष तौर पर ऐसे 14 साल की आयु तक के बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारी की जा रही है। इस खबर पर अपडेट लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताएंगे कि किस तरह से अब जम्मू जिले की सड़कों पर जो घूमने वाले बच्चे हैं, जो बेसहारा बच्चे हैं, उनके भविष्य को संवारने के लिए अब यहां पर प्रशासन की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया है। आपको बता दें, प्रशासन ने एक मुहिम छेड़ी है और इन बच्चों के पुनर्वास के लिए जिला प्रशासन ने फैसला लिया है कि आने वाले समय में इनके जो भविष्य है उसको संवारा जाएगा। इसके लिए सबसे पहला कदम जो है वो शिक्षा रहेगा और शिक्षा के जरिए ही इन सभी बच्चों को जो है, इन सभी बच्चों के भविष्य को संवारने की कोशिश की जा सकती है। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से छोटे छोटे बच्चे जो हैं, बेसहारा जो हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, वो सड़कों पर घूमते हैं और सड़कों पर जो है वो लोगों के पास जाकर कहीं ना कहीं भीख मांगने की कोशिश भी की जाती है। इसी कड़ी में ये कदम जो है ये जिला प्रशासन द्वारा उठाया गया है। हम पूरी अपडेट लेंगे। हमारे साथ शिल्पा इस वक्त जम्मू से हमारी संवाददाता जुड़ गई हैं। शिल्पा, पूरी अपडेट दे दीजिए, किस तरह का ये प्लान रहेगा और कैसे जिला प्रशासन जो है वो इन बेसहारा बच्चों के लिए सहारा बनकर निकलकर सामने आएगी। देखिए, अगर हम सड़क पे जो बच्चे घूमते हुए नजर आते हैं, कई सारे बच्चे हैं जो कि भीख मांगते हुए नजर आते हैं और उन बच्चों की बात करें तो कई बच्चों के जो है वो माँ बाप भी नहीं। अब इन्हीं बच्चों को जो है वो खोजा जाएगा, तलाशा जाएगा। और इन बच्चों की बात करें तो यानी कि बताया गया है कि लगभग 0 से लेकर 14 वर्ष की जो ये उम्र है, इन बच्चों की तलाश की जाएगी और इन्हें यानी कि 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट तैयार की जाएगी और रिपोर्ट के अनुसार जो है इन बच्चों को खोजने के बाद इन्हें शिक्षा दी जाएगी। इनके स्वास्थ्य का जो है वो ध्यान रखा जाएगा। और अगर इन बच्चों की बात करें तो कई सारे बच्चे जो है वो सड़कों पे नजर आते हैं, काम करते हुए नजर आते हैं, भीख मांगते हुए नजर आते हैं और इन बच्चों के कई बच्चों के माँ बाप भी नहीं है और कई बच्चे जो अपने रिश्तेदारों के साथ रहते हैं। तो इन बच्चों की अब जो है वो खोज की जाएगी। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से मजिस्ट्रेट सचिन कुमार वैश्य ने जिला टास्क फोर्स और बचाव दल के साथ जो है वो बैठक की गई और बैठक में ये साफ तौर पर निर्देश जारी किए गए कि जो भी 0 से लेकर जितनी भी 14 तक वर्ष की उम्र है, उन्हें जो है वो खोजा जाए और 1 सप्ताह के भीतर एक ऐसी रिपोर्ट बनाई जाए, यानी कि जो डिविजनल ऑफिसर्स हैं उन्हें ये रिपोर्ट जो है वो देनी है कि उनके क्षेत्र में कहाँ पर जो है वहाँ ये बच्चे जो है वो घूमते हुए नजर आते हैं, काम करते हुए नजर आते हैं। तो एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी ताकि उन बच्चों को आने वाले समय में जो है अच्छी शिक्षा दी जाए और उनके स्वास्थ्य का जो है वो पूरी तरीके से ध्यान रखा जाए। शिक्षा शिल्पा, किस आधार पे जो है वो बच्चों को खोजा जाएगा, ढूंढा जाएगा? आधार क्या रहेगा इसके पीछे और कैसे कैसे बच्चों को सामने निकाला जाएगा? जैसे आपने कहा कि एक सर्वे की जाएगी, फिर उसके बाद रिपोर्ट सौंपी जाएगी, लेकिन कौन बच्चे इसमें शामिल होंगे? किस तरह का ये प्रोसेस होगा पूरा प्रशासन का? देखिए, ये वो बच्चे होंगे जो बच्चे सड़क पर भीख मांगते हैं, जिन बच्चों का जिस तरीके से मैंने कहा कि कई बच्चों के माँ बाप नहीं है, जिन बच्चों के माँ बाप नहीं है और कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें फोर्स किया जाता है काम करने के लिए। और इसको लेकर भी कहा गया है कि अगर किसी बच्चे को जो है वो फोर्स किया जा रहा है काम करने के लिए, भीख मांगने के लिए, तो उन लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी। मैं उसी सवाल पे आ रहा था शिल्पा, क्या इसमें वो बच्चे भी हैं जिनके घर पर जो है वो माता पिता भी हैं लेकिन उसके बावजूद वो सड़कों पर काम कर रहे हैं? क्या उन्हें भी इसमें प्राथमिकता दी जाएगी?
जी बिल्कुल, ऐसे कई सारे बच्चे हैं जिनको जो है वो फोर्स किया जाता है, जबरदस्ती काम करने के लिए जो भेजा जाता है। हालांकि जब हम उनसे बात करते हैं, जब उनसे पूछा जाता है, तो वो बच्चे जो है वो डरे सहमे नजर आते हैं और उनका साफ तौर पर कहना होता है कि नहीं, हम अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। लेकिन कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बच्चों को जो है जबरदस्ती बाहर भेजा जाता है ताकि वो काम कर सके। और अगर उनकी पढ़ाई लिखाई की बात करें तो जब भी हम उनसे बात करते हैं तो उन बच्चों का ये कहना होता है कि वो उर्दू पढ़ते हैं, अरबी पढ़ते हैं, वो भी घर में पढ़ते हैं। और जो उनके गाँव है, यानी कि जो बाहरी राज्य से यहाँ पर पहुंचे हैं, जब अपने गांव में जाते हैं तो तब वहां पर जो है वो स्कूल में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बच्चे हैं, जिन बच्चों को यानी कि जिनकी फैमिली नहीं है या फिर जिनके माता पिता नहीं है, जो रिश्तेदार के साथ रहते हैं, तो उन बच्चों को जो है वो खोजा जाएगा और जिनकी उम्र 0 से लेकर 14 वर्ष तक होगी, उन बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाएगी और अच्छा स्वास्थ्य, उनकी स्वास्थ्य का जो है वो पूरी तरीके से ध्यान रखा जाएगा। शिल्पा, एक और बात जानना चाहूंगा, क्या इसमें मात्र जम्मू कश्मीर के बच्चे होंगे या बाहरी राज्यों के भी हैं? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं सड़कों पर कई बाहरी राज्यों के बच्चे भी सड़कों पर घूमते हैं, इस तरह की चीजें करते रहते हैं और देखने को मिलते हैं। क्या उन्हें भी इस प्रावधान में रखा गया है या मात्र जो जम्मू कश्मीर के बेसहारा बच्चे हैं उन्हीं को इस जो ये प्लान जो यहाँ पर प्रशासन द्वारा तैयार किया गया है उसमें शामिल किया जाएगा? देखिए, जानकारी इसकी ये सामने नहीं आई है कि वो बच्चे बाहरी राज्य के बच्चे होंगे या फिर जम्मू कश्मीर के बच्चे होंगे, क्योंकि अगर जिस तरीके से बच्चों की बात करें तो मैक्सिमम बच्चे जो है वो बाहरी राज्य से हैं, अलग अलग यूपी से हैं, राजस्थान से यहाँ पर बच्चे आते हैं, तो अलग अलग राज्य से यहाँ पर बच्चे हैं। लेकिन जानकारी जो है अभी तक ये सामने नहीं आई है कि क्या वो बच्चे जम्मू कश्मीर के होंगे या फिर बाहरी राज्य के वो बच्चे होंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिल्पा, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ये महत्वपूर्ण अपडेट जो है हमारी संवाददाता शिल्पा दे रही थी, जिसने कहा कि किस तरह से जो सड़कों पर घूमने वाले बच्चे हैं जिनका कोई सहारा नहीं है, खासतौर पर ये ज़्यादातर बच्चे जो हैं ये बाहरी राज्यों के बच्चे हैं और इनके लिए अब प्रशासन ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। इनकी शिक्षा का जिम्मा प्रशासन ने लिया है और इनके रहन सहन का भी जिम्मा जो है वो प्रशासन के पास रहेगा, ताकि आने वाले समय में ये बच्चे दर बेदर ना भटके, इनका जो भविष्य है वो सही ट्रैक पर चले और ये आने वाले समय में सफलता भी हासिल कर सके। जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में वन विभाग को एक और बड़ी सफलता मिली है। विभाग की लखनपुर रेंज की टीम ने एक ट्रक को पकड़कर उसमें से 2400 बच्चे यानी अनिर्पित बैट बरामद किए हैं, जिनके निर्यात पर प्रतिबंध लगा हुआ है। वन विभाग की टीम ने ट्रक चालक को हिरासत में लेकर उस पर मामला दर्ज कर लिया है। इस पर भी अपडेट लेंगे, लेकिन पहले आपको बताना चाहेंगे कि किस तरह से जो बैट हैं वो यहां पर पुलिस ने बरामद किए हैं। आपको बताना चाहेंगे ये जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में वन विभाग को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसके चलते लखनपुर रेंज की टीम ने आपको बता दें एक ट्रक को पकड़कर जिसमें से 2400 कच्चे यानी अनिर्मित बैट जो हैं वो बरामद किए हैं, यानी कच्चे बैट हैं वो बरामद किए हैं, जिनके निर्यात पर प्रतिबंध लगा हुआ है। और वन विभाग की टीम ने ट्रक चालक को फिलहाल हिरासत में लिया है और आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है कि आखिर ये कहां से कहां की ओर जा रहे थे। पूरी जानकारी लेंगे। हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, रंजीव मेहता। रंजीव, जरा बताइए ये कहां से कहां की ओर बैट लिए जा रहे थे और कैसे ये पुलिस की गिरफ्त में आए हैं? बिल्कुल, मैं बताऊं कि शीतल की ये जो मामला है, ये एक ट्रक था जो कश्मीर से चलकर ये पंजाब की जम्मू कश्मीर यूटी के बाहर जा रहा था अवैध रूप से। इसमें अनिर्मित बैट जो थे, करीब 2400 के करीब अनिर्मित बैट थे, जिनके ऊपर फेक हैंडल जो लगाकर और बड़े बड़े बोरों में बांधकर इनको यूटी क्षेत्र से बाहर ले जाया जा रहा था अवैध रूप से, क्योंकि इन पर प्रतिबंध है। बिल्लो क्लिप्ट जो लकड़ी है उस पर प्रतिबंध है। बिना सरकार की इजाजत के ये लकड़ी जो है ये प्रदेश के बाहर नहीं जा सकती। तो इसीलिए वन विभाग जो है वो उसने सतर्कता दिखाते हुए लखनपुर में जो उनकी के रेंज ऑफिसर हैं, उनकी रेंज के अधिकारी जो कर्मचारी जितने भी हैं, उनने एक विशेष नाका लगाया हुआ था, क्योंकि उनकी वजह से ही, क्योंकि उनको कहीं एक गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ एक ट्रक में जो है वो बिल्लो अवैध रूप से जा रही है। तो उन्होंने एक ट्रक को रोका जिसका नंबर था JK03H0769 और तलाशी के दौरान उसमें से करीब 2400 अनिर्मित बैट थे जो बल्ले थे, जो मेरठ और जलंधर के लिए ले जाने थे, वो निकले। और उसको लेकर वन विभाग की जो बिल्लो क्लिफ्ट की जितनी भी धाराएं हैं 2000 के मुताबिक उसके अंतर्गत एक मामला दर्ज कर जो गाड़ी का ट्रक का चालक था उसको गिरफ्तार कर लिया। ठीक है। और और कितने लोग इसमें संलिप्त हो सकते हैं?
इसी उस दौरान ट्रक का चालक ही था ट्रक के साथ, तो उसको चालक को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ये एक बड़ा नेक्सस है, और भी अधिकारी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, जिनको पकड़ना भी जरूरी है। और विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है और इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई जो है वन विभाग आने वाले समय में करेगा, और जिसका खुलासा भी जो है वो बाद में किया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है, एक व्यक्ति को 2400 अनिर्मित बेड के साथ लखनपुर के वन विभाग ने गिरफ्तार किया है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ी सफलता भी यहाँ पर वन विभाग के हाथ लगी है। क्या आपको लगता है रंजीव कि आने वाले समय में जो इसमें जांच होगी, पड़ताल होगी, एक बड़ा जखीरा निकलकर सामने आएगा, एक बड़ा गिरोह निकलकर सामने आएगा? क्योंकि छोटी मात्रा नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है बैट्स का, जो अपने यहाँ प्रांत से लेकर बाहर की ओर जो है इनका रुख किया जा रहा था। बिल्कुल शीतल, क्योंकि अक्सर बैट्स जो बैट के लिए इस्तेमाल होने वाली लकड़ी जो बिल्लो है वो कश्मीर में ही होती है, तो पूरे देश प्रदेश में इसकी काफी डिमांड रहती है। तो इसको लेकर सरकार द्वारा जो नियम तय किए गए हैं उसके मुताबिक जितनी क्वांटिटी तय की गई है उसी के मुताबिक इसकी सप्लाई होती है। लेकिन जो तस्कर लोग हैं जो इसको अवैध रूप से अनिर्मित बैटों की शक्ल देकर इसको यूटी के बाहर बेचते हैं, क्योंकि ज्यादा मुनाफा कमाने की खातिर, तो इसके ऊपर कार्रवाई विभाग की तरफ से आए दिन की जाती है। कि पहले भी कई बार बिल्लो क्लिफ्ट के जो गाड़ी हैं उनको पकड़ा गया है, जो जुर्माना हुआ है, और उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई सख्त की गई है। अभी आने वाले समय में कितनी सख्ती से इन पर निपटा जाएगा, इन तस्करों से जो अवैध रूप से बिल्लो क्लिफ्ट राज्य यूटी से बाहर ले जाते हैं, तो उसके ऊपर ये बात देखने वाली होगी। तो फिलहाल लखनपुर में वन विभाग ने एक ट्रक को जो पकड़कर उसके चालक को हिरासत में लिया। रंजीव, क्या कानो कान कोई खबर वन विभाग तक पहुंची थी या पुलिस तक पहुंची थी, या ऑन स्पॉट ही इस ट्रक को पकड़ा गया है? कैसे ये पुलिस की गिरफ्त में आ गया, वन विभाग की गिरफ्त में आ गया? बिल्कुल शीतल, ये बात भी एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि हजारों की संख्या में ट्रक कश्मीर घाटी से या जम्मू से रोजाना प्रदेश के बाहर जाते हैं। सबको चेक करना किसी भी एजेंसी के लिए या किसी विभाग के लिए मुमकिन नहीं होता। तो इसको लेकर कोई पुख्ता सूचना मिली होगी उनके सूत्रों के से हवाले से, तभी उन्होंने एक विशेष नाका वन विभाग की तरफ से लगाया गया लखनपुर के नजदीक, और वहां पर इस ट्रक को रोककर इसकी तलाशी ली गई, और उसमें से ये अनिर्मित बैग जो है ये बरामद किए गए। ठीक है रंजीव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी साझा करने के लिए, हमारे लोगों को अपडेट करने के लिए। तो आप खुद तस्वीरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी मात्रा में ये बैट जो है ये जम्मू कश्मीर से बाहर के राज्यों के लिए जा रहे थे, और ये ट्रक ये बताया जा रहा है कि कश्मीर से जा रहा था और पंजाब की ओर एंटर कर रहा था, प्रवेश कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही वन विभाग की टीम ने इस ट्रक को दबोचा। फिलहाल चालक को गिरफ्तार किया है, आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ये तस्करी जो है वो आखिर कब रुकेगी, और ये लकड़ी की तस्करी सीधा सीधा जो है वो जम्मू से लेकर बाहर की तरफ की जा रही थी। आगे बढ़ते हैं। सड़क का निर्माण न होने पे परेशान सुरनकोट बतेर पंचायत के बैर गांव के लोगों ने प्रशासन को आईना दिखाया है। इन लोगों ने अब अपने दम पर करीब 2 किलोमीटर सड़क का निर्माण शुरू कर दिया है। सरकारी विभागों के दफ्तरों के चक्कर काटकर जब जूते चप्पल घिसाने के बावजूद भी जब इन लोगों की एक न सुनी गई, तो उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया और इस काम में जुट गए हैं। आखिर प्रशासन क्यों इनकी अनदेखी कर रहा है, इस पर जानकारी दे रहे हैं हमारे सुरनकोट से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताएंगे ये एक हैरान करने वाला मामला जो है ये सामने आया है सांबा से, जहां पर आपको बता दें सुरनकोट बतेर पंचायत का ये पूरा मामला है, जहां पर बैर गांव के लोगों ने प्रशासन को आईना दिखाया है। और ये आईना दिखाने का काम किस तरह से किया है, इसका जीता जागता सबूत जो है वो आपके टीवी स्क्रीन पर है। किस तरह से ये सभी लोग यहां पर सड़क पर खुद ही काम कर रहे हैं, जिन्हें प्रशासन से सरकार से उम्मीदें थी। उनकी उम्मीदों पर जब पानी फिरता हुआ दिखाई दिया तो उन्होंने खुद ये बीड़ा उठाया कि अब खुद सड़क पर जाकर काम करना है। इस सड़क को जो है वो बनाना है ताकि वहां पर आम लोगों को ये जो सुविधाएं हैं वो उन्हें मिले। आम तौर पर जो वहां पर जो सुविधाओं की बात की जा रही है वो इनको मिले और इनकी जो परेशानियां हैं वो कम हो। लेकिन इस तरह से नहीं हुआ, ये खुद ही उठे हैं और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह से ये यहाँ पर सड़कों पर जो है वो काम कर रहे हैं। आकाश मलिक हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। आकाश, ये काफी हैरान करने वाला मामला है। ये बता रहा है कि आखिर हमारे जो देश का इस वक्त कहीं ना कहीं जो भविष्य है, जिसमें बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा विकास जो है वो सड़कों पर हुआ है। सड़कों का जाल हमने पूरे देश में बिछाया है।
ये कहीं नजर नहीं आ रहा है और उल्टा यहाँ पर आम लोगों को सड़कों पर उतरकर काम करना पड़ रहा है। जरा सबसे पहले ये समझाइए, ये कहाँ की तस्वीर है और कैसे इन लोगों ने ये बीड़ा उठाया है। हाँ जी शीतल, मैं आपको बताता चलो ये तहसील सुरनकोट का फजलाबाद गांव है। ये वैसा गांव है कि सुरनकोट तहसील का सबसे बड़ा गांव है और इसमें जो है ये पंचायत बतेड़ का ये बैर एक इलाका है जिसमें दूर दराज का इलाका है। और लोगों का कहना है कि पिछले 5 साल से जो इस सड़क पे जो है लोग खुद काम कर रहे हैं। 2 किलोमीटर रोड है जिसमें लोग जो है खुद से काम कर रहे हैं और लोगों ने अपने पैसे से और चंदा करके पूरे इलाका से ये रोड बनाई है। और उसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि एक्स डीसी जो थे यहाँ पहले, उनने इस फागफुलंग एरिया का दौरा भी किया था। उसके साथ साथ मैं बताता चलूँ कि डीडीसी मेंबर सोहेल शहजाद से भी बात हुई। उनका कहना है कि इस बार मैंने इसको जो है नाबार्ड के प्रोजेक्ट में 8.25 करोड़ का जो है प्रोजेक्ट सैंक्शन कराया। आने वाले वक्त में टेंडर होगा तो रोड जो है उसका काम शुरू हो जाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा किया है लोगों ने कि 5 साल तक जो है इस एरिया को जो है रखा गया। और इसके साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि हर संडे को जहाँ पे भी ये रोड खराब होती है, 2 किलोमीटर की रोड जो लोगों ने खुद से चंदा करके बनाई है और उस पे जो है काम किया जाता है। जी शीतल। आकाश, ये जो काम हो रहा है, क्या उसके बाद कोई विभाग या बाकी जो नेता लोग हैं जो वहां पर रिप्रेजेंटेशन लेके जाते हैं या रिप्रेजेंटेट करते हैं, क्या वो हरकत में आए हैं? क्या वो लोगों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आखिर आम लोगों को ही इस तरह का कदम उठाना पड़ रहा है? डीडीसी मेंबर सोहेल शहजाद की तरफ से बात की उसी की उन्होंने ये पहल किया और उन्हीं से बात हुई और लोगों ने भी उनका शुक्रिया अदा किया क्योंकि आने वाले कुछ ही समय में जो है ये कुछ ही दिनों पहले उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया है इसका, जैसे मैंने पहले भी बताया। और उनसे भी बात किया। उनका कहना है कि आने वाले वक्त में इसका टेंडर भी होगा और जल्दी जो है इस रोड को जो है नाबार्ड में डाल के काम शुरू किया जाएगा। जी तो क्या उम्मीदें हैं बहुत जल्दी काम शुरू होगा, जो इन्होंने मेहनत की है उसमें कहीं ना कहीं सफलता हासिल हो? अरे उस हवाले से बात करें, सरकार की तरफ से तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाते हैं लेकिन जमीनी सतह पे प्रोजेक्ट जो है इंप्लीमेंट नहीं होते हैं, जिसपे उन लोगों ने इंतजाम किया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और तहसील इंतजामिया हो, जिसकी फेलियर की वजह से आज लोगों को 5 साल हो गए इस दूर दराज इलाका में सड़क नहीं बची। वहीं पे बात करें इस दूर दराज इलाका में पानी बिजली की भी काफी कमी है, लोग काफी सारे परेशान हैं। ऐसे कई सारे दूर दराज के इलाके हैं जिसमें जो आज भी लोग जो है बिजली पानी से भी महरूम है और सड़कों से भी महरूम है। जी शीतल। बिल्कुल, आज भी लोग महरूम हैं, दूर हैं और उन्हें सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। शुक्रिया आकाश, आपका ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए और लोगों को अपडेट करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। जम्मू में जारी लीजेंड्स क्रिकेट लीग में भाग ले रहे कुछ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ियों ने आज माता वैष्णो देवी के दर्शन किए हैं। आपको बता दें, धर्मनगरी कटरा पहुंचने पर इन खिलाड़ियों का आज आधार शिविर पर स्पोर्ट्स क्लब के सदस्यों ने जोरदार स्वागत किया है। स्पोर्ट्स क्लब के साथ अपने अनुभव साझा करते हुए इन खिलाड़ियों ने बताया कि इन्हें जम्मू में खेलने के लिए एक पहली बार मौका मिला है और जम्मू कश्मीर आकर क्रिकेट खेलना उनके लिए एक अलग ही अनुभव है। इन खिलाड़ियों में हेमंत बधानी, प्रवीण तांबे और वेणुगोपाल आदि भी शामिल थे। अगली खबर का रुख करते हैं। जम्मू के जीएमसी परिसर में चोपड़ा नर्सिंग होम के जीर्णोद्धार का कार्य अब अंतिम चरणों में चल रहा है। जीएमसी के प्रिंसिपल डॉक्टर आशुतोष गुप्ता की अगुवाई में एक टीम ने इस नर्सिंग होम का दौरा कर इसके काम की समीक्षा की है। जीएमसी अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने बताया कि यह काम तेजी से चल रहा है, जिसे जनवरी महीने तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद मार्च तक चोपड़ा नर्सिंग होम को फिर से शुरू कर दिया जाएगा। ये प्रोजेक्ट दिया गया था। इस प्रोजेक्ट को 2021 में ये लागू हुआ था, बट कोविड के कारण थोड़ा डिले हो गया। बट अब ये फाइनल स्टेजेस में है। ऊपर वाले 5 फ्लोर्स की ये बिल्डिंग है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पे हमारे 4 ऑपरेशन थिएटर बन रहे हैं। वो ऑपरेशन थिएटर बनने में कोई अभी लगभग 1-1.5 महीने या 2 महीने का अरसा है। प्रोबेबली जो एश्योरेंस कल हमें राउंड पे मिला उसमें ये था कि मिड ऑफ जनवरी 2024 तक इन फिजिकल जो सिविल वर्क्स हैं वो ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके साथ में इसको वर्किंग बनाने में या ऑपरेशनल करने में, थिएटर्स क्रिएट करने में, थिएटर बनाने में अनदर 1 आधा महीना। तो मतलब ये एश्योरेंस दी गई है इंजीनियरिंग तरफ से कि मार्च 24 में ये फंक्शनल हो जाएगा। पहाड़ियों को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा देने की सिफारिश की सख्त मजम्मत करते हुए गुज्जर बकरवाल समुदाय ने फिर चेतावनी दी है। यदि इन सिफारिशों को अमली जामा पहनाया गया तो इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। गुज्जर बकरवाल को ऑर्डिनेशन कमेटी की ओर से जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए गुज्जर नेता अनवर चौधरी ने यह चेतावनी दी है।
उन्होंने कहा कि चूंकि अब 4 दिसंबर से संसद का सत्र फिर से शुरू होने जा रहा है और अगर इस सत्र में इन सिफारिशों संबंधित बिल को पेश किया गया तो यह उस सियासी दल के लिए सही नहीं होगा जो इसका समर्थन कर रहा है। जैसा कि आप जानते हैं 4 दिसंबर से दोबारा सेशन शुरू हो रहा है, तो हमें एप्रीहेंशन है कि दोबारा से उस बिल को पेश ना किया जाए, कि पेश किया जाएगा और हम चाहते हैं कि ना किया जाए और बल्कि उस बिल को विड्रॉ कर लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। अगर किसी सियासी तंजीम को यह गलतफहमी है कि शेड्यूल्ड पहाड़ी सो कॉल्ड पहाड़ीज को शेड्यूल्ड ट्राइब दे के उन्हें सियासी फायदा होगा तो वो खामख्याली में है। यस, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कम से कम 20 करोड़ गुजर इस बिल के खिलाफ है, इस बिल के खिलाफ है और कश्मीर से कन्याकुमारी तक उस सियासी जमात को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा जो इस बिल की सपोर्ट में होंगे। इधर सांबा जिला में राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित नानकेचक में अंडरपास का निर्माण पिछले कई सालों से अधर में लटका हुआ है। लोगों की माने तो अंडरपास का काम पूरा न होने से आए दिन यहां पर सड़क हादसे पेश आ रहे हैं, लेकिन न तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी और न ही स्थानीय प्रशासन इसकी ओर कोई ध्यान दे रहा है। इन लोगों के मुताबिक आने वाले दिनों में इलाके में कोहरा छाएगा, जिससे यहां पर हादसों की अधिक संभावना है। निर्माण एजेंसी को जल्द यह काम पूरा करना चाहिए ताकि हादसों पर अंकुश लगाया जा सके। हमारी यही डिमांड है। इस मुद्दे पे काफी चर्चा हो चुकी है। जे पिछले कई सालों से जे पुल ऐसे का ऐसा ही ये जहाँ पे काम रुक चुका है। मुझे ये समझ नहीं आ रही ये क्यों नहीं बनाया जा रहा है, लेकिन हमारी एलजी साहब से ये और सेंट्रल सरकार से अपील है कि इसको जल्दी से जल्दी तैयार किया जाए। इससे बहुत सारे नुकसान है। आए दिन प्रतिदिन जहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सीडेंट होता रहता है, जहाँ पे कईयों का जान और माल का भी काफी सारे नुकसान हो गया है। और हम अपील करते हैं कि इन चीजों को बचाने के लिए मेरी सरकार से अपील है कि इसको जल्दी से जल्दी दूसरी लेन को वो स्टार्ट किया जाए और जो पुल है उसका निर्माण जो समाप्त किया जाए। देखिए ऐसा है कि आए दिन वहां पे एक्सीडेंट जो है वो देखने को मिलते हैं। वहां पे बहुत सारा जान माल का नुकसान हो रहा है। आए दिन गाड़ियां हैं वो एक्सीडेंट होती हैं। पिछले दिनों एक ट्राला जो है वहां से गुजर रहा था और वहां पे वो एक्सीडेंट हुआ उसका। इससे पहले भी वहां पे एक बस और ट्रक का एक्सीडेंट हुआ। आए दिन सुनने को मिलता ही रहता है कि जहाँ पे कोई ना कोई गाड़ी जो है एक्सीडेंट का कारण बनती है। क्या कारण देखिए वहां पे जो पासवे का वो जो काम लगा था अभी काम बंद है। तो जहाँ नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है, मैं ये समझता हूँ इस पे जो ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो प्रशासन भी कहीं ना कहीं इस पे जो ध्यान ना देते हुए जो एक्सीडेंट का कारण बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल आए दिनों में जैसे अभी सर्दियों का मौसम है, आगे कोहरा पड़ने वाला है, तो वहाँ एक्सीडेंट का ज्यादा चांसेस बनेंगे। नहर में पानी की आपूर्ति न होने से आरसपुरा के गांव कोटली मियां फतेह से लेकर सीमावर्ती क्षेत्र पिंडी तक किसानों की गेहूं की फसल के साथ साथ खेतों में लगाया गया पशुओं का चारा भी प्रभावित हो रहा है। पानी न मिलने के परेशान किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। किसानों ने अब सिंचाई विभाग से नहरों में जल्द पानी छोड़ने की मांग की है। उनके मुताबिक अगर समय पर उन्हें सिंचाई के लिए पानी न मिला तो उनकी गेहूं की फसल बर्बाद हो सकती है। ਜਿਹੜਾ इस वेले मौसम चला करदा, इसलै मुंजी दी जेड़ी कटाई है वो सारी कंप्लीट हो गई है और कणक दी जेड़ी इसलै कणक काफ़ी लोकें बीज चुके दे न और कणक छोटी छोटी जेड़ी है वो तैयार भी हो गई है। मैं खासकर विभाग की ये गल जरूर आखना चाहना हाँ कि थोड़ी थोड़ी नहर जेड़ी है चाहे बाराबंदी करन, थोड़ी थोड़ी नहर छोड़न ताकि जेड़े साढ़े किसान हैं जिन्हें कोई फसल वगैरह जिंदी इसलै कणक जेड़ी है वो बाहर निकल आई दी है काफ़ी जमीन चों,
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਾ ਹੈ ਡੰਗਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। तो मैं खासकर विभाग ये गल आखना चाहना कि थोड़ी थोड़ी नहर जी है वो छोड़ी जा ताकि साढ़े लोगों का जोड़ा है वो पानी शानी जो जमीनें की लगाने वास्ते ताकि वो जो पानी है वो पूरा किया जाए। हम इस बार यही बात बोलना चाहते हैं कि नहरों का जो पानी है, क्योंकि इस वक्त फसल की कटाई है जो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है और बाकी ज़मींदार कणक की बिजाई शुरू कर दी है। कई लोगों ने अपना स्टाला माल मवेशियों के लिए लगा रखा है, तो उसके लिए नहरों में पानी बंद है और हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इरिगेशन डिपार्टमेंट से अपील करते हैं कि नहरों का पानी है जड़ा अब छोड़ा जाए। अगर पानी कम है तो कम से कम बाराबंदी करके छोड़ा जाए, पानी ज़रूर छोड़ा जाए, क्योंकि जो ज़मीन कणक वगैरह लगाई है उसको पानी भी 15-20 दिन के बाद देना पड़ता है ताकि ज़मींदार पानी लगा के फसल की का सही फ़ायदा ले सके। चलिए, जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़। नमस्कार।